नमस्कार, मैं आदित्य कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल ईडू फोरम एकेडमी पर। तो आज हमारा क्लास होगा एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर पृथ्वी की गतियां। उसके पहले कुछ इन्फॉर्मेशन कि आपके स्क्रीन पर ये नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं। आप यहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई समस्या हो उसका समाधान पा सकते हैं। ठीक है, आइए अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है पृथ्वी की गतियां। यह है पृथ्वी। तो मैंने आपको पहले भी क्लास में और दूसरी भी क्लास में बताया था कि पृथ्वी की दो तरीके की गतियां होती हैं। एक को बोलते हैं हम घूर्णन यानी रोटेशन। ठीक है। दूसरा होता है परिक्रमण। राइट। परिक्रमण इसे कहते हैं रिवोल्यूशंस। रिवोल्यूशंस। ठीक है। तो अब बात यह है कि ये दो गतियां क्या हुई। तो एक तो मैंने आपको कल समझाया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है एक लट्टू की तरह। तो ये जो लट्टू पे की तरह घूम रही है अपने अक्ष पर, वो इसका रोटेशन हो गया यानी घूर्णन। और इसके साथ में सपोज कि एक सूरज यहां पर है। अब ये सूरज का भी चक्कर लगाती है अपने अक्ष पे घूमने के साथ ही, ये सूरज का भी चक्कर लगाती है। इसे ही हम कहते हैं परिक्रमण या रिवोल्यूशंस। राइट। तो ये दो गतियां हो गई। अब इसमें यही बातें लिखी हैं कि पृथ्वी की गति दो तरीके की होती है, एक घूर्णन और एक परिक्रमण। अब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में यानी एक पाथ में सूर्य का चक्कर लगाना, एक लाइन में सूर्य का चक्कर लगाना, ये हो गया इसका परिक्रमण। राइट। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन जो इसकी समतल रेखा है ये अपने समतल रेखा पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, इसे कक्षीय समतल कहते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे यहाँ जो दिन रात होता है या जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है वो सूर्य से ही होता है। राइट। तो सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो हमारे यहाँ उजाला होता है। इसीलिए दिन में जब सूर्य की किरणें आती हैं तो दिन में उजाला रहता है और रात में अंधेरा हो जाता है। ठीक है। तो अब पृथ्वी पर एक ऐसा स्थान है जहां पर सूर्य की किरण पड़ती है। तो इस पर ग्लोब पर वो वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। राइट। तो प्रदीप्त वृत्त, अब इसके बारे में हमें जानना है कि ये क्या होता है। तो प्रदीप्त वृत्त, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आप एक रेखा खींचिए जिसे हमने अक्ष कहा था। ठीक है। इसी पर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ये लट्टू की तरह। तो जो ये रेखा है वो ये है। राइट। अब सपोज करिए कि सूर्य की किरण पड़ रही है, तो ये ऐसी बात है नहीं कि इसी रेखा पर पड़े। राइट। तो एक रेखा खींचिए जो पृथ्वी को आधे बराबर भागों में बांट दे कि आधे पर सूर्य की रोशनी पड़े और आधा भाग अंधेरा हो। तो वो रेखा कोई बीच से जाएगी। ठीक है। ये तो हमें जो, अगर मैं यहां सूर्य देखूं तो हमारे सामने पड़ रहा है मकर रेखा। राइट। तो हमें मकर रेखा दिख रहा है और ये कर्क रेखा दिख रहा है, लेकिन हमारा ये सूर्य यहीं तक आएगा, इसके पीछे का एरिया खाली रह जाएगा। ठीक है ना, यहां अंधेरा रहेगा, जबकि अक्ष तो यहां तक आ रहा है। ठीक। तो अब यहीं से एक रेखा डालेंगे और वो ये रेखा है। यहां से पृथ्वी को हमने दो भागों में बांटा। एक भाग जहां पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है यानी जो जहां पर दिन है, ठीक है, जो उजाला है, और एक भाग जिस पर अंधेरा है वो हो जाएगा आपका अंधेरा जहां पर रात है। ठीक है। ये सूर्य के पीछे है, तो यहां से दो भागों में हमने पृथ्वी को बांटा।
तो इसी को प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। और ये प्रदीप्त वृत्त आपके अक्ष से नहीं मिलता, ठीक है ना। ये वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, इसको हमने यहां पर देखा, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है और घूर्णन के इस समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। इसके बारे में हमने कल भी बात किया था। ये पृथ्वी का दैनिक गति है। तो गति दो प्रकार की हुई, इसकी दैनिक गति जो घूर्णन है, और एक परिक्रमण, यानी जो ये सूर्य का चक्कर लगा रही है घूमने के साथ ही, राइट। अब थोड़ा और आगे आइए कि अगर पृथ्वी घूमे नहीं तो क्या होगा। तो ये जो प्रदीप्त वृत्त हमने देखा था यहां से, तो आधे भाग पर तो दिन हमेशा दिन ही रहेगा और आधे भाग पर हमेशा रात ही रहेगा। अगर ये घूमे नहीं तो क्या होगा। अगर यहाँ सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो इस भाग पे तो उजाला रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमेशा अंधेरा रहेगा। इसलिए घूमता है तो दिन और रात होता है, ठीक है ना। ये हो गई एक बात। अब यहाँ पर ये भी बात है कि भाई अगर यहाँ दिन रहेगा, हमेशा सूर्य की किरण पड़ती रहेगी, तो यहाँ केवल गर्मी गर्मी रहेगा और यहाँ पे केवल ठंडा ठंडा रहेगा, ठीक है ना। तो अब ऐसी अवस्था में दूसरे भाग पर जीवन संभव नहीं होगा। तो पृथ्वी की गति, दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर, जिस कक्ष में ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, यानी सूर्य के चारों ओर सूर्य का चक्कर लगाती है, उसे हम परिक्रमण कहते हैं। ये परिक्रमण एक साल में 365 365 दिन लगते हैं, यानी 365 दिन, साथ में वो जो एक दिन में 24 घंटे का समय होता है, तो पृथ्वी 6 घंटे का समय और लेती है पूरा सूर्य का चक्कर लगाने में। अब इस बात को समझिए कि यहां से पृथ्वी है और ये पूरा सूर्य का चक्कर लगा रही है, बीच में एक सूरज है और सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो यहां तक आने में ऐसी बात नहीं है कि इसे केवल 365 दिन का समय लगता है, ठीक है। 365 दिन में ये आ तो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी अपने उस स्थिति दूर रहेगी जहां से इसने शुरुआत किया था। उस स्थिति पर पहुंचने में इसे 6 घंटे का और समय लगता है, तो इसे हम एक पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसे बोलते हैं कि 365 दिन लगे। अब 65 दिन, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक। तो एक दिन का 25% आप निकाल सकते हैं, 6 घंटे हो जाएंगे, राइट। तो ये जो 65 दिन लिखा है हमने, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 365 प्लस 6 घंटे। अब हम तो 365 दिन को ही एक साल मान लेते हैं, ये 6 घंटे छोड़ देते हैं। अब ये 6 घंटे कहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये 6 घंटे हम कहाँ एडजस्ट करें। तो ये घंटे हम एडजस्ट करते हैं कि भाई ऐसा करो, इसे हम तब तक छोड़ेंगे जब तक कि ये 6 घंटे मिलकर के 24 घंटे नहीं हो जाते, यानी एक दिन। तो जब 4 बार ऐसा होगा तो ये पूरा 24 घंटा हो जाएगा, 6 चौको 24। जब ये 6 घंटे का जो समय हर साल एक्स्ट्रा हम छोड़ दे रहे हैं, वो 4 साल में पूरा एक दिन बन जाएगा। जब वो एक दिन बन जाएगा तो हम उस दिन को 366 दिन में काउंट कर लेंगे, राइट। और इसे क्या कहेंगे, लीप ईयर। आपने लीप ईयर के बारे में सुन रखा होगा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, लीप ईयर, जो 4 साल में आता है। अब 4 साल में क्यों आता है, ये बात आप समझ गए कि हर साल 6 घंटे का जो समय होता है वो हम काउंट नहीं करते, ठीक। अब ये 6 घंटे 4 साल में, हर 4 साल में एक दिन मिलकर के हो जाता है। अब इस एक दिन को हम चौथे साल में जोड़ देते हैं, तो ये हमारा जो 6 घंटे की समस्या थी वो सॉल्व हो गई। तो इसे हमने कह दिया 366 दिन का साल, और इसे नाम देते हैं लीप ईयर। अब ये लीप ईयर एक दिन जोड़ा कहाँ जाता है, ये एक दिन जो है, ये एक दिन जोड़ा जाता है फरवरी के महीने में, जो हमारा 28 का फरवरी होता है हर 4 साल में। 29 दिन का फरवरी हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो अब ये सारी बातें यहां पर यह लिखी हुई हैं। अब इसके बाद 2 गतियां हैं, एक रोटेशन जिससे दिन और रात होता है। अब हमारे यहाँ ऋतु परिवर्तन भी होता है, कभी हमने
सर्दी देखी, कभी हमने गर्मी देखा, कभी हमने बरसात देखा, राइट, बसंत और शरद ऋतु भी देखा। अब ये क्या होता है, तो जो दूसरी गति है जो परिक्रमण कर रही है सूर्य का, सूर्य के परिक्रमण करने के क्रम में कभी पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है, कभी पास होती है। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि पृथ्वी का एक ताप कटिबंध होता है। यहां से समझाने की कोशिश करता हूं, इसको आप थोड़ा सा इमेजिन करिएगा। ताप कटिबंध मैंने आपको बताया था कि ये विषुवत वृत्त है, राइट, 0 डिग्री यानी इक्वेटर, और एक कर्क रेखा है, राइट, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, और एक होता है मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर, राइट, ये ताप कटिबंध है। कल मैंने आपको समझाया था कि वो क्षेत्र है जहां पर वर्ष भर सूर्य सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, ठीक है। ये पृथ्वी आपके सामने है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये सॉरी सॉरी ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। ये क्षेत्र आपको डिनोट हो रहा है, ये क्षेत्र, ये इतना, ठीक है। इसी के बीच में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। कभी सूर्य कर्क रेखा पर सीधे चमकता है, कभी सूर्य मकर रेखा पर सीधे चमकता है, और कभी सूर्य विषुवत वृत्त पर सीधे चमकता है, ठीक। अब कुल आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करिए कि सूर्य तो अपनी जगह पे स्थिर है। मैं कैमरे में दिख रहा हूं आप लोगों को, सूर्य अपने अक्ष पर, सूर्य अपनी जगह पर स्थित है। अब ये क्या है कि सूर्य का परिक्रमा करती है, ठीक है। अब इसको आप इमेजिन करिए, परिक्रमा कर रही है। जब ये परिक्रमा कर रही है चारों तरफ घूमते हुए, तो एक समय होगा जब ये यहां आएगी। अभी तक जो हमारे सामने ये वाला भाग था, अब मेरे सामने ये वाला भाग है, राइट, ये वाला, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और इधर लेके आऊं तो मेरे सामने ये वाला भाग है। अब ध्यान दीजिए कि जब इसका ये वाला पार्ट मेरे पास है, मेरे सामने है, तो सीधी किरणें कहां पड़ रही हैं, सूर्य दक्षिण यानी दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा पर चमक रहा है। अब इसको थोड़ा सा और यहां पर समझिए, ये वही ग्लोब है, ठीक है। ये आपका कर्क रेखा हो गया। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी ये ऊपर का हिस्सा, ये कर्क रेखा हो गया। एक विषुवत वृत्त हो गया यानी इक्वेटर, जिसे हमने पृथ्वी को दो भागों में विभाजित किया था, वो ये लाइन हो गई, ठीक। एक हो गया मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब जब ये एरिया सूरज के सामने है, तो बताइए सूर्य की किरणें डायरेक्ट कहां जा रही हैं, किस अक्षांश पर, जो उत्तरी अक्षांश है, जिसे हमने कर्क रेखा कहा है, राइट। ये क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ है, और इस सूर्य के बिल्कुल सामने है मकर रेखा, ठीक है ना। तो मकर रेखा यानी दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य की मैक्सिमम रेज पड़ रही हैं, ठीक। अब ये सूर्य की किरणें जब दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ रही हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध पर क्या होगा, मौसम गर्म होगा, राइट। तो ये स्थिति है 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर की सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर डायरेक्ट पड़ रही हैं, यानी सीधे पड़ रही हैं। तो उत्तरी गोलार्ध यानी कर्क रेखा वाला हिस्सा क्या है, जहां पर सूर्य की तिरछी किरणें पड़ रही हैं। अब मैंने आपसे कल बताया था कि जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो उस भाग पर गर्मी अपेक्षाकृत कम हो जाता है। हमारे यहाँ दिसंबर का यही मौसम है, तो दिसंबर में हमारे यहाँ जो दिन है यानी सूर्य की जो किरणें हैं वो ऐसी आती हैं कि हमें गर्मी नहीं लगेगा, राइट, क्योंकि उनकी डेंसिटी बहुत कम है। ये मैंने कल के एक पार्ट में आपको समझाया था, और इसीलिए समझाया था कि वो आज काम आएगा, ठीक है। वो टॉर्च वाला सीन याद करिए। तो टॉर्च वाले सीन में हमने क्या देखा था कि, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर दिख जाए तो। हालांकि कल की क्लास में हमने इस चीज को बहुत डिटेल में समझा था।
हाँ ये वाला पार्ट है, ये देखिए, ठीक है। तो अब जो, अभी थोड़ा सा क्लियर ये हो जाएगा, हाँ क्लियर हो गया। अब जो ये भाग है यहाँ पर सूर्य की सीधे किरणें पड़ रही हैं, यहाँ पर किरणों की डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ेगी। हमने तिरछा कर दिया तो क्षेत्रफल तो बढ़ गया सूर्य की किरणों का पड़ने का, लेकिन इस वाले पार्ट पे गर्मी अपेक्षाकृत कम होगी और यहाँ ज्यादा होगी। ठीक यही स्थिति इस समय हमारे सामने दिख रहा है कि सूर्य के सामने ये जो मकर रेखा है वो सीधे पड़ रहा है, राइट, और उत्तरी गोलार्ध पे तिरछी किरणें जा रही हैं। अब इससे एक बात और समझिए कि मुझे दक्षिणी साउथ पोल तो मुझे दिख रहा है, जिसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ये मुझे दिख रहा है, तो यहां पर दिन रहेगा। लेकिन दिन होने के बावजूद भी गर्मी का आप ये ना सोचिए गर्मी बहुत ज्यादा होगी, यहाँ केवल दिन रहेगा और वो दिन पूरे 6 महीने रहेगा, लगातार दिन रहेगा। ये पृथ्वी गोल घूम रही है फिर भी, क्योंकि परछाई पड़ना है तो परछाई इसके डायरेक्ट नीचे तक जा रही है। ये वाला पार्ट अंधेरा है क्योंकि वो मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। अब इस वाले पार्ट पे अगर अंधेरा है, मुझे दिख नहीं रहा का मतलब ये कि मुझे ही सूर्य मान लीजिए और मैं जहां तक देख पा रहा हूं उसको आप रेस समझ लीजिए, ठीक। तो ये इस वाले पार्ट पे 6 महीने अंधेरा रहेगा। अब ये स्थिति कब बदलेगी? अभी ये एरिया सूर्य के सामने है, ये स्थिति तब बदलेगी जब 6 महीने में ये पूरा ट्रांसफर होकर के यहाँ आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं ये चीज, अब यहां पर सूर्य आ गया तो अब यहां से उत्तरी गोलार्ध दिख रहा है डायरेक्ट सूर्य को, तो उसकी रेस यहां तक पहुंच रही है। तो अब 6 महीने के लिए यहां पर दिन हो गया और 6 महीने के लिए यहां पर रात हो गई, ठीक है ना। इसको थोड़ा और यहां से समझते हैं। एक्चुअली इसको समझने से आपके दिमाग में ऋतुओं से संबंधित समस्या का समाधान होगा, ठीक है ना। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, और इस पर अक्सर प्री और मेंस में सवाल पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम्स में भी, यूपीएससी एग्जाम्स में भी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में भी, ठीक है। ठीक है, ये चीज है। अब देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये सूर्य के सीधे सामने पड़ रहा है, लेकिन ये रेस नहीं जा रहा, तो यहाँ पे 6 महीने उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तरी गोलार्ध पर अंधेरा है और दक्षिणी गोलार्ध पर 6 महीने के लिए उजाला रहेगा। 6 महीने क्यों? क्योंकि इस स्थिति को उल्टा होने में 6 महीने का समय लगता है, ठीक है, 6 मंथ का। ये वही स्थिति है कि यहां पर है तो मुझे ये दिख रहा है, अब मैं इसे घुमा के लाऊंगा यहां पर तो ये वाली चीज सामने आ जाएगी, तो इसीलिए 6 महीने लगता है। 6 महीने में बाद जब पृथ्वी का ये वाला भाग सूर्य के सामने आ जाएगा, राइट, तो अब हमें क्या दिखेगा? सूर्य पर उत्तरी गोलार्ध सूर्य की किरणों के सामने है, तो यहां पर 6 महीने के लिए दिन हो गया और इस क्षेत्र में 6 महीने के लिए अंधेरा हो गया, जो आप यहां देख रहे हैं। यह स्थिति इसलिए है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अगर पृथ्वी झुकी हुई ना होती, सपोज कि ये ऐसे होती, राइट, तो ये गोला है ना, अब ये गोल सीधा है बराबर बिल्कुल, तो अगर ये स्थिति होती तो 6 महीने वाली समस्या नहीं होती। लेकिन ये ऐसे है, ये झुके होने की वजह से इसका जो नॉर्थ पोल है और इसका जो साउथ पोल है, इसका जो अक्ष है, राइट, इसमें अंतर हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और समझिए कि 22 दिसंबर में हमने ये तो समझ लिया कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है, सॉरी उत्तरी गोलार्ध में सर्दी है, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ रही हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में मौसम क्या होगा? एक फैक्ट बताता हूं आपको मैं कि ऐसे देश का नाम बताइए जहां पर गर्मियों में क्रिसमस मनाया जाता है। हमारे यहां भी क्रिसमस आने वाला होगा 25 दिसंबर को, तो 25 दिसंबर को इमेजिन करिए मौसम क्या होता है। हमारे यहाँ तो कई बार तो धूप भी नहीं निकलता, राइट। अब धूप ना निकलने का ये नहीं सोचना है कि सूर्य की किरणें आ ही रही हैं, सूर्य की किरणें उतनी तो आ रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ का जो फॉग है, जो ग्लोबल वार्मिंग है और बादल है, इनकी वजह से वो छुप जाएंगे, सूर्य की किरणें आ नहीं पाएंगी।
तो उनकी मात्रा इतनी कम होती है कि वो उसको पार करके नहीं आ पाती। जबकि गर्मियों में कितना भी बादल हो, कितना भी फॉग हो, वो आएंगी आएंगी, राइट। अब इसको हम जलवायु वाले पार्ट में समझेंगे, फॉग, बादल वगैरह को। तो अब यहाँ पे आपको ये बताना है मुझे कि 22 दिसंबर को ऐसा कौन सा देश है जहां पे गर्मियों में क्रिसमस मनाया जाता है। तो वो देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में पड़ता है। ये आपके सामने ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, ये दक्षिणी गोलार्ध में है। यहां पर गर्मी का मौसम है, राइट। ये वो मौसम है जो आपके यहाँ जून में होता है, ठीक है। यहां पर 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन का मतलब, जब सबसे बड़ा दिन, अब हमारे यहाँ इस समय दिन छोटे हो रहे हैं, रातें बड़ी हो रही हैं। जैसे जैसे सर्दी आएगी वैसे वैसे दिन छोटे होते जाएंगे, रातें बड़ी होती जाएंगी, क्योंकि सूर्य का उगने और ढलने का समय कम हो गया। क्योंकि हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की कम किरणें प्राप्त कर रहा है, इस कारण से। वहीं दक्षिणी गोलार्ध पूरे टाइम सूर्य की किरणों के सामने पड़ा है। तो जब ये घूमता है, तो घूमने क्रम में जब तक ये पीछे आता है तो बहुत कम समय बचा होता है कि यहाँ पे रात होती है, राइट। इस बात को हम थोड़ा सा धीरे धीरे और चीज़ों को समझेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही बार में समझ में आ जाए आप लोगों को, ठीक है, लेकिन कंसंट्रेट करेंगे तो समझ में आएगा, राइट। तो 22 दिसंबर के टाइम को आप समझ गए कि दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी है, उत्तरी गोलार्ध में सर्दी है, राइट। अब ये पृथ्वी का चक्कर कर रही है। 22 दिसंबर से हमने शुरुआत की, पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर लगाना शुरू किया। अपने पथ पर घूम करके सूर्य का चक्कर लगाना शुरू किया। अब एक समय ऐसी आएगी स्थिति, 3 महीने बाद क्या होगा भाई, ये तो गर्मी है, तो 3 महीने की स्थिति ये है। अब 3 महीने बाद यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 21 मार्च का दिन वो होता है जब सूर्य की किरणें ना तो दक्षिणी गोलार्ध पर होती हैं, ना तो मकर रेखा पर होता है, ना तो कर्क रेखा पर होता है, बल्कि ये होता है विषुवत वृत्त पर। कैसे, इस बात को भी समझिए। यहां से अगर पृथ्वी ने घूमना शुरू किया, अब मैं इसे लेकर के आता हूं यहां पर, राइट। जब यहां पर मैं लेके आया तो मेरे सामने बिल्कुल सूर्य दिख रहा है, सॉरी, मेरे सामने बिल्कुल विषुवत वृत्त दिख रहा है, राइट। आपके सामने भी दिख रहा होगा विषुवत वृत्त। तो अब विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं। तो इस मौसम में क्या होगा, यहां पर सब जगह दिन और रात बराबर होगा। यहां पर ऑस्ट्रेलिया में दिन बड़े हैं, यानी दक्षिणी गोलार्ध में। मैं ऑस्ट्रेलिया का नाम इसलिए ले रहा हूं कि दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया एक महत्वपूर्ण देश है, बड़ा देश है, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में यानी ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में दिन बड़ी हैं, रातें छोटी हैं। जबकि उत्तरी गोलार्ध यानी भारत जैसे देशों में, आप उत्तरी गोलार्ध में आते हैं जो भी भारत में रहते हैं, तो भारत में या उत्तरी गोलार्ध में इस समय दिन छोटे होंगे, रातें बड़ी होंगी, ठीक है। मौसम सर्दी का होगा। यहीं पे 3 महीने बाद आप इमेजिन करिए मार्च के टाइम क्या होता है, राइट। तो मार्च के टाइम दिन और रात बराबर होता है, और ये होली के पास कुछ कुछ समय होता है, होली के आसपास का, राइट। तो 3 महीने में क्या बदला ये कि हमारा जो मौसम है, अभी जो सर्दी पड़ रही थी, जब किरणें यहाँ तक नहीं आ रही थी, तो अब किरणें जब यहाँ पहुँच रही हैं तो इसका कुछ पार्ट हमें मिल रहा है। तो इस स्थिति में जो सर्दी का दिन था, अब धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई जहां ना ज़्यादा सर्दी है ना तो ज़्यादा गर्मी है। इसे हम क्या कहते हैं, बसंत ऋतु। अब वसंत ऋतु को आप लोग अपने दिमाग में इमेजिन करिए। बसंत ऋतु का आगमन क्या होता है कि सर्दियों में पतझड़ हो जाता है। अब पतझड़ खत्म हो गया, अब धीरे धीरे जो भी फूल पत्तियां होंगी वहां कपोल फूटेंगे, ठीक है, कलियां खिलेंगी, राइट। ये वसंत ऋतु का मौसम होता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर कहीं आपने दूब देखा होगा घासे, तो दूबों पे अब धीरे धीरे जो पीलापन है जो सर्दी के कारण आया था, उस पे से कि वहां की सारी नमी खत्म हो गई थी, अब वो पीलापन धीरे धीरे हरेपन में बदलता है, ठीक। ये वसंत ऋतु की स्थिति आ गई। अब मैं आपसे कहूं कि वसंत ऋतु में तो उत्तरी गोलार्ध की बात है वसंत ऋतु, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, राइट। 22 दिसंबर को हमने देखा था, यानी दिसंबर में, कि दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी थी। आप सोचिए कि हमारे यहां जब गर्मी होती है तो डायरेक्ट क्या ठंडी का मौसम आ जाता है,
तो गर्मी के बाद बारिश आता है, ठीक। और जब ये बारिश होता है तो धीरे धीरे हम ठंड की ओर जाते हैं। ठीक यही स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में इस समय है। जब हमारे यहाँ वसंत ऋतु है तो दक्षिणी गोलार्ध में इस वक्त शरद ऋतु होगा। अब शरद ऋतु क्या होता है कि वो गर्मी से निकल करके बारिश में आए, भीगे, ह्यूमिडिटी हुई, अब वहां से निकल करके थोड़ा ठंडेपन में आएंगे, क्योंकि अब सूर्य की जो किरणें तेज पड़ रही थी, जो उनकी डेंसिटी बढ़ी हुई थी, अब थोड़ी कम हो गई, राइट। तो हवा में अब थोड़ा ठंडापन आएगा। प्लस मौसम कैसा होगा, बारिश के बाद का मौसम आपके यहाँ कैसा होता है, जब बारिश आती है तो सारे पेड़ पौधे पत्ते सब धुले रखे रहते हैं, बिल्कुल हरे हरे धानी धानी कलर से दिखते हैं कि एकदम सुहावना सा लगता है, राइट। तो ये आपका शरद ऋतु दक्षिणी गोलार्ध में 21 मार्च को, और वसंत ऋतु उत्तरी गोलार्ध में। कभी भूलना नहीं है जो बातें बता रहा हूं आज मैं, ठीक है ना। अब 3 महीने की स्थिति हमने देख ली। यहां से पृथ्वी ने चक्कर करना शुरू किया था, तो 3 महीने बाद ये यहां पर आई और मौसम में परिवर्तन हुआ। फिर 3, इसको हम विषुव बोलते हैं। एक बात और याद दिला दूं आपको, विषुव याद रखना है। विषुव यानी कि जब सूर्य की लंबवत किरणें कहां पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर, ठीक। अब 3 महीने बाद फिर पृथ्वी घूमेगी। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर ये पृथ्वी है और मैंने इसे ऐसे घुमाया, राइट, तो मुझे विषुवत वृत्त दिख रहा है, ठीक है ना, विषुवत वृत्त दिख रहा है। अब मैं इसको फिर ऐसे घुमाता हूं पृथ्वी को, तो अब यहां पर स्थिति क्या आ गया मेरे सामने, सॉरी, मेरे सामने अब क्या आ गया, ये चीज आ गया। अभी ये था, अब नहीं है। अब मेरे सामने क्या है, ये है। अब मुझे क्या दिख रहा है, अभी तक जो मुझे दक्षिणी गोलार्ध दिख रहा था, अब मुझे उत्तरी गोलार्ध दिख रहा है, राइट। अब इस स्थिति को आप यहां समझिए कि ये इक्वेटर है और ये वो प्रदीप्त वृत्त है जो हमने खींचा हुआ था, ठीक। तो आधे भाग पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है, आधा भाग अंधेरा है। ये आपका कर्क रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया, और ये कर्क रेखा, और ये 0 डिग्री यानी इक्वेटर या विषुवत वृत्त, और ये मकर रेखा। लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे लिखा है, ठीक है। अब इस चीज को समझिए कि जो सूर्य की किरणें डायरेक्ट मकर रेखा पर पड़ रही थी, और ये उत्तरी ध्रुव जहां पे 6 महीने का दिन था, अब ये सीधे बदल गया, उल्टा हो गया। अब ये वाला जो उत्तरी गोलार्ध है, इस पर सूर्य की किरणें आ रही हैं, ये वाला एरिया छुप गया, ठीक है। इसको मैं हटा दूं, है ना। फिर अब सूर्य की ज्यादातर किरणें कहां पड़ रही हैं, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध का देश हम हैं, खुद भारत, राइट। टाइम क्या मैंने बताया, 21 जून। अब आप बताइए 21 जून को आप भारत में रहते हैं तो भारत की स्थिति क्या होती है, घोर गर्मी, सूर्य की एकदम किरणें तपती हैं, जोर से पड़ती हैं कि हम बाहर निकलते हैं इतना धूप लगता है कि तिलमिला उठते हैं, राइट। तो ये 21 जून की स्थिति है जब सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ रही हैं, और ये उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या मौसम है, गर्मी का, राइट। दिन यहां पर बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं, और इस चीज को हम दक्षिण अयनांत कहते हैं। ये बात भी याद रखना है आपको, ठीक है। दक्षिण अयनांत दिख रहा है आप लोगों को, क्लियर। और इस स्थिति को हम कहते हैं उत्तर अयनांत। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध पर चमक रहा होता है तब इसे उत्तर अयनांत कहते हैं, और इसे दक्षिणी अयनांत कहते हैं, राइट। अब 21 जून को भारत की स्थिति क्या है कि यहां पर दिन लंबी और रातें छोटी हैं, क्योंकि सूर्य की ज्यादातर किरणें यहां पर प्राप्त हो रही हैं। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति क्या होगी, ये यहां पे मैं फिर से रख देता हूं, ठीक है। अब आप समझिए कि सूर्य इस साइड है, अब सूर्य इस साइड है, ठीक है। तो अब ज्यादातर क्या दिखेगा यहां से, उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबी होंगी, रातें छोटी होंगी, यहाँ पे गर्मी का मौसम होगा। अब इसी का ठीक मुझे बताइए कि दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में इस समय सर्दी का मौसम होगा, ठीक। जो हमारे यहां दिसंबर की स्थिति थी, ठीक वही स्थिति अब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी, रातें छोटी हो जाएंगी, दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे हो जाएंगे और रातें बड़ी हो जाएंगी,
ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक है, अब इसके बाद ये स्थिति आई 6 महीने बाद। 6 महीने कैसे काउंट करिए? दिसंबर से पृथ्वी ने चक्कर करना शुरू किया था पृथ्वी सूर्य का, कहा कब तक आई? 21 जून में स्थिति ठीक उल्टा हो गया, राइट? पृथ्वी ठीक उल्टी हो गई। तो कितने दिन का समय लगा? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कुल 6 महीने का समय लगा। तो 6 महीने में क्या हुआ? हमारे यहाँ सर्दी पड़ रहा था तो गर्मी होने लगा, और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी थी तो वहां पे सर्दी हो गया। ठीक, उसके बीच में हमने एक देखा था स्थिति विषुव का, जहां पे सर्वत्र दिन और रात बराबर होते हैं। अब यहां से फिर पृथ्वी घूमना, सूर्य का चक्कर करना शुरू करेगी। अभी यहां पे आना है ना उसको, तो ये स्थिति आएगी 3 महीने बाद। अब 3 महीने बाद देखते हैं क्या होता है। तो 3 महीना यानी सितंबर, जून, जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने बाद। तो 3 महीने बाद अब क्या होगा? गर्मी में गर्मी होता है, गर्मी के बाद हमारे यहाँ क्या होता है? बरसात का टाइम आता है, राइट? अब बताऊंगा मैं कि गर्मी के बाद बरसात क्यों आता है, वो भी आगे क्लास में हम जलवायु में पढ़ेंगे, ठीक? लेकिन आपको अभी ये समझना है कि गर्मी के बाद बरसात आता है कितने दिन बाद? 3 महीने बाद। अब 3 महीने बाद स्थिति क्या हो गई कि फिर से टेक्निकल ग्लिच इसको बोलते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो, ठीक है ना? ये स्थिति है, यहाँ पे थे हम लोग। तो मैंने आपसे कहा कि अब सूर्य, पृथ्वी अब यहाँ पर है, और फिर आप वो इमेजिन करिए कि ये कर्क रेखा हो गया, ये विषुवत वृत्त हो गया, और ये मकर रेखा हो गया। अब जो सूर्य की लंबवत किरणें हैं, वो ये पोल आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये 3D नहीं है। अब फिर से आप इसको इमेजिन करिए, ठीक है? ये यहां पर था तो ये स्थिति थी, अब जब ये यहां आ जाएगा तो अब क्या हो गया? अब फिर ये दिख रहा है, यानी कि विषुवत वृत्त पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ रही हैं। तो अभी जो स्थिति यहां पर थी वही स्थिति एक बार फिर आ गया, और इसे भी हम कहते हैं विषुव। यानी जब सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विषुव। ये कब होता है? 23 सितंबर को। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर में क्या होगा हमारे यहाँ? याद करिए कि जून होती है, बहुत गर्मी होता है, हम सोचते हैं जल्दी से जुलाई आए फिर बारिश हो। तो जुलाई के मिड में बारिश शुरू होता है, जुलाई अगस्त तक बारिश होता है, सितंबर तक आते आते बारिश का मौसम थोड़ा कम हो जाता है और हमारी पृथ्वी को हल्का सा ठंडापन मिल जाता है। तो हमारे यहाँ मौसम कैसा होता है कि बारिश के बाद, इसे हम शरद ऋतु बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? वसंत ऋतु, राइट? तो जो शरद ऋतु होता है उसमें क्या होता है? बारिश गई है होकर के तो सब कुछ बिल्कुल धुला धुला सा दिखता है, हरा हरा सा, धानी धानी सा, सब एकदम, मतलब इस स्थिति में और स्थिति में टेम्परेचर में ज्यादा फर्क नहीं है, केवल माहौल में है कि यहां से हम सर्दी से निकल के आए थे और यहां से हम गर्मी से निकल के आ रहे हैं, बस इस बात का फर्क है। तो गर्मी से निकल के आए, बारिश हुआ, बारिश के बाद शरद ऋतु, सितंबर का टाइम, थोड़ी बहुत बौछार एक आध बची होंगी तो होगा, नहीं तो वो भी नहीं होगा, ठीक है? एक बात ध्यान रखना है कि ये तो एक्चुअल में होता है, लेकिन अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनमें थोड़ा अंतर दिख रहा है, ठीक है? आजकल मौसम में परिवर्तन हो रहा है, राइट? तो इसमें थोड़ा ऊपर नीचे आपको मिल सकता है। तो 23 सितंबर को स्थिति आपको समझ में आ गई कि उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु है, दिन और रात हर जगह बराबर होंगे, यानी वही वाली स्थिति जो 21 मार्च को थी। तो आपको ये डेट याद रखना है, 22 दिसंबर जब सूर्य की लंबवत किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर हैं, 21 जून जब सूर्य की लंबवत किरणें उत्तरी गोलार्ध पर हैं। तो इस स्थिति को कहेंगे हम दक्षिणी अयनांत और इस स्थिति को हम कहेंगे उत्तरी अयनांत, राइट? इसके बीच में एक समय होता है जब सूर्य की लंबवत किरणें ना कर्क रेखा पर चमकती है ना मकर रेखा पर, बल्कि विषुवत रेखा पर। यह स्थिति 2 बार होती है। कब कब?
एक होता है 21 मार्च को और एक होता है 23 सितंबर को। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो, ना समझा हो, तो आप मुझे कमेंट पे बताना, हम कोशिश करेंगे कि इस चीज को ठीक किया जाए। ठीक है, अब ये वही बातें हैं जो मैंने आपको समझाया, ये सारी वही चीजें लिखी हुई हैं। अब कुछ क्वेश्चन को भी फटाफट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, ये कुछ लिखने वाले क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मैक्सिमम 50 और मिनिमम 20 शब्द में लिखना है। क्या है? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? ठीक, ये आपको बताना है। 2 बार लगातार मैं 2 दिन से बता रहा हूं। घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित करिए। लीप ईयर क्या है, यानी लीप वर्ष क्या है, वो लीप ईयर मैंने आपको समझा दिया। उत्तर और दक्षिण अयनांत में अंतर बताइए। राइट, दोनों चीजें बहुत फोकस करके चीजों को बताया मैंने, उत्तर और दक्षिण अयनांत। फिर विषुव क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों? इस बात को आपको बताना है, इस बात को मैं बता चुका हूं। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, क्यों? राइट, ये लिखने वाले क्वेश्चन है, इनको आप कोशिश करिए लिखने की, और इसका आंसर आप मुझे दे सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कमेंट में। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता कर लेते हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? परिक्रमण। अभी हमने देखा 2 गति है, रोटेशन और रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन यानी परिक्रमण। सूर्य की सीधी किरणें विश्व पर किस दिन पड़ती हैं? 2 समय बताया था, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो 23 सितंबर वाली बात तो इसमें है नहीं, राइट, तो 21 मार्च इसका आंसर हो जाएगा। फिर गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहां मनाया जाता है? ठीक है, याद करना है आपको और इसका आंसर बताना है। चलिए फिर भी मैं बता देता हूं, ऑस्ट्रेलिया। राइट, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए आप लोग। तो ऋतुओं में परिवर्तन, घूर्णन इसकी वजह से दिन और रात होता है, और परिक्रमण इसकी वजह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये वही परिक्रमण जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है पृथ्वी। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास यहां पर खत्म हुआ। राइट, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।